बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत के लिए अगले 3 माह इंतहाई अहम करार दिए गए और इसके साथ साथ अपने वज़रा को और अपने PTI के कारकुनान को उन्होंने मुतहरिक रहने का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा जो इंतखाबात में शिकस्त हुई है उसके हवाले से भी बातचीत की गई है। इसके साथ फवाद चौधरी साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि आज एडवाइजरी बोर्ड का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा शफाफ फंडिंग का निज़ाम जो है वो PTI ने दिया है और फिर अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद की, इसका भी जिक्र करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गुफ्तगू की है, उनकी CEC की मीटिंग थी जिसके बाद उन्होंने आज ऐलान किया है कि 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने भी मार्च करेगी और 27 फरवरी से मार्च का ऐलान कर दिया गया, उससे आगाज़ होगा। इसके साथ साथ ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बल्कि मरियम नवाज साहबा ने भी आज गुफ्तगू की है। उनके भी पार्टी का इजलास था लाहौर में और उसके बाद गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उससे PTI की जो हकीकत है वो खुलकर सबके सामने आ चुकी है और इसके अलावा कुछ जो मौज़ूआत उनकी वीडियोज़ और दीगर मामलात के हवाले से थे उस पर भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इस पर भी हम बात करेंगे। चाहते से सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने आज गुफ्तगू की है और ज़ाहिर है वो बड़े संजीदा हैं अपनी पार्टी के मामलात को देख कर, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात में हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उन्होंने जो हिदायत की है कि आइंदा 3 माह इंतहाई अहम हैं और ज़्यादा मेहनत और जाफिशानी से काम किया जाए, इससे क्या मुराद है? आइंदा 3 माह मुआशी तौर पर या सियासी तौर पर अहम है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि कुछ दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने वज़रा को ये कहा था कि अगले 3 माह बहुत अहम हैं और कोई आदमी बाहर ना जाए मुल्क से। प्राइम मिनिस्टर के जहन में एक फ्रेमवर्क होगा कि उन्होंने इन 3 माह में क्या करना है। देखें, बात यह है कि आप जो सोच रहे होते हैं, आप ये समझ रहे होते हैं कि ये सिर्फ मुझे ही पता है और मैंने ये करना है, लेकिन कोई भी आदमी हो इस सीट पे हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, 2-4 वाक़यात उन्होंने भी ये बताया कि हमारे जहन में ये था लेकिन उसका काउंटर हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसे भी हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये सोचता है कि उसके जहन में एक फ्रेमवर्क है 3 माह के लिए और उस 3 माह में उसने क्या क्या फ़ैसले करने हैं। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे होते हैं, कोई भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं, कोई भी प्राइम पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो ये सोच रहा होता है कि ये मेरे पास जो फैसले मैं करने वाला हूँ, जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया हुआ है, शायद वो किसी और के इल्म में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो कुर्सी से बाहर आ जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि ओहो, ये तो राजा बाज़ार में बैठे वो थड़े पे जो सियासी कारकुन है उनको भी पता था कि ये होने वाला है। तो ये प्राइम मिनिस्टर कुछ यकीनन उनके जहन में, जैसे माजी में लोग करते रहे हैं, उनके जहन में कोई अगले 3 माह के लिए प्लान होगा और अगले 3 माह में वो इंतहाई कोई अहम फैसले करने जा रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे, तो उनका जो उन्होंने फैसले करने वाले हैं उसका इम्पैक्ट भी होना है। सही है, ठीक है। कोई भी अमल आप ज़िंदगी में करें, उसका एक अमल, एक जो है एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन भी आता है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो आने वाले और दिनों में, आने वाले और हफ्तों में हुकूमत के लिए अब मुश्किलात ज़्यादा रहेंगी। ये बात नहीं है कि अब हुकूमत के लिए मुश्किलात कम होंगी, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत जिस नारे पे आई थी, आज प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि हम एहतसाब नहीं कर सके, एहतसाब करने में हम नाकाम रहे हैं। हुकूमत का सबसे बड़ा नारा ये एहतसाब था कि चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, चोरों डाकुओं को जो है जेल में बंद करेंगे और इनसे लूटी हुई रकम वापस लेके आएंगे। लेकिन जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज खुद अपनी मीटिंग में कहा है कि हम नहीं कर सके, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अंदर रहे हैं लोग, मियाँ नवाज शरीफ साहब रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी रहे हैं, फरियाल तालपुर साहबा रही हैं, खुद मरियम नवाज साहबा रही हैं, ये सारे, खुर्शीद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्ला, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ, तो बहुत सारे लोग हैं, किस किस के नाम लिए जाएँ। तो लेकिन उनसे कोई पैसे मिल नहीं सके। ये जो अरबों डॉलर हमें बताए गए और ये बताया गया कि जी फ़लाँ जगह के फ़्लैट हैं, फ़लाँ जगह पे ये हैं और ये अरबों डॉलर आएंगे। फिर उसके बाद मुराद सईद साहब जो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर जिस दिन आएंगे इतने डॉलर्स बाहर से आएंगे कि हम IMF के मुंह पे दे मारेंगे और लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे। वो बाहर से नौकरियां करने आने की बजाय लोग यहाँ बेरोज़गार हो गए, बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गए। हम मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें पता है कि मीडिया इंडस्ट्री से कितने लोग कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, कहाँ कहाँ से बेरोज़गार हुए हैं। ठीक है, और बड़े बड़े नाम बेरोज़गार हुए हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर सारी शोबे में ये जो सूरत जो हाल है। प्राइम मिनिस्टर के जहन में चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन उन्होंने मेरा ख्याल किसी को बताई नहीं होंगी, तो लेकिन वो वो उसको उनके उन्होंने जहन में उनके एक फ्रेमवर्क है। उनके जहन में एक फ्रेमवर्क है। उसी फ्रेमवर्क के तहत वो आगे 3 माह में फैसले कोई करेंगे, अच्छा, अहम फैसले। उन फैसलों के जो एक्शन और रिएक्शन होने हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि अगले 3 माह अहम हैं, क्योंकि ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बड़े इनकलाबी इकदाम कर सकते जी हैं। फिर वो बलदियाती इंतखाबात में जा रहे हैं पंजाब में। जी, पंजाब में बलदियाती इंतखाबात, आपको पता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन पंजाब में पॉपुलर जमात मुस्लिम लीग नून है, बिल्कुल ठीक सही। है। और वो जो है अपना वहाँ पर टफ टाइम देगी वो मुस्लिम लीग नून पंजाब में। तो जिस तरह उन्होंने ज़मीनी इंतखाबात तो ज़्यादा से ज़्यादा हारे हैं ना इसने, चाहे वो सिंध के हों, वहाँ पीपल्स पार्टी जीत गई है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीतती रही है। बिल्कुल तो ये सारी सूरत हाल जो है, अब एक तो जब पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इक़्तिदार में आए थे और जिस तरह उनको चीज़ें मिली थी या माहौल मिला था या सपोर्ट मिली थी, वो अब शायद उस तरह भी अब होगी भी नहीं, उस तरह सपोर्ट रही भी नहीं होगी। चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती जाती अच्छा, हैं। ये स्पोर्ट की बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है अवामी स्पोर्ट की भी बात है और दीगर मामलात के हवाले से भी आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़ेह किया है कि मुख्तलिफ ख़बरें और चेमगोइयाँ चल रही थी। गुज़िश्ता रोज़ तर्जमान पाक फ़ौज ने भी वाज़ेह किया, आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि हमारी हुकूमत के मिलिट्री के इदारे के साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी शायद वो हवाला दे रहे थे, इशारा दे रहे थे कि बड़े अच्छे और मिसाली ताल्लुकात हैं हमारे, और हमारे ताल्लुकात में कोई ऐसी दरार नहीं है। तो इस किस्म की अफवाहें जो हैं वो तो पहले ही वैसे दम तोड़ चुकी हैं, वो जो डील वील की खबरों के हवाले से है, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म भी उसका इज़हार कर रहे हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अफवाज पाकिस्तान से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये यकीनन अब भी हैं, ठीक है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप महंगाई भी कंट्रोल ना करें, आप गुर्बत भी कंट्रोल ना करें, आप बेरोज़गारी कंट्रोल ना करें और डिलीवर भी ना करें, ठीक है। इदारों के दरमियान हमेशा ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और अच्छे हैं। ये मतलब ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इस हुकूमत को तो बहुत पॉजिटिव मतलब रिस्पांस मिला है तमाम इदारों की तरफ से। लेकिन ये हुकूमत डिलीवर तो करना इनका काम है ना जी। बिल्कुल सही। ये जो महंगाई है, जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, आपको याद होगा कल DG ISPR ने एक सवाल के जवाब में ये कहा ना कि जहाँ जिस दुकान से आम आदमी चीज़ें ख़रीदता है, फ़ौजी भी वहीं से ख़रीदते हैं, फ़ौज भी तो आवाम से है ना। तो महंगाई हर बंदा महसूस करता है, ये नहीं है कि भाई महंगाई सिर्फ कोई अवामी महसूस करते हैं, हर आदमी, हर सरकारी मुलाजम महसूस करता है। महंगाई को कम करने के लिए इस हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। और IMF का जो हमारे पास एक कर्ज़े का नया फ्रेमवर्क जो आया है, उसमें ये जो बिल मंजूर होगा, ये हो जाना है बिल मंजूर मिनी बजट के मिनी बजट का, ये जो मंजूर होगा, इसके बाद और बहुत बड़ी महंगाई शुरू हो जाएगी और इससे आवाम को बहुत मुश्किलात होंगी। अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान हो सकता है अगले 3 महीने में कोई ऐसा वो दे दें, अपना फ्रेमवर्क दे दें कि जिसमें पता चले आवाम जी को जो उन्होंने सुख का सांस मिल जाए। सुख का सांस मिल जाए। ठीक और है, ये जैसे वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा इकदाम करने वाला हूँ, तो वो हो बलदियाती इंतखाबात से पहले वो मुआशी सूरत हाल को संभाल लें, ये हो सकता है एक जी, पहलू, ये अगले 3 माह के ये भी हवाले हो सकता है। और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के जहन में होंगे ना, अब ज़ाहिर है हमें तो हम तो नहीं, हमारे इल्म में नहीं है क्या है, लेकिन वो कोई बड़े फैसले करने जा रहे होंगे जिसकी वजह से वो बार बार, पहले भी उन्होंने ये कहा। से। ठीक है। अब जो बड़े फैसले वो करने जा रहे हैं, वो क्या फैसले होंगे, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताए। लेकिन वो जो मुख्तलिफ हवालों से कि हुकूमत हिल चुकी है और ये बातें हो चुकी हैं, तो वो कम से कम वाज़े हो गया है कि जनाब ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो नहीं, गई। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो है ना हुकूमत का हिल जाना या हुकूमत को, पाकिस्तान में ये नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत ठीक है जी, बहुत मजबूत हुकूमत है। और ये पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ताकतवर और मजबूत वज़ीर आज़म कौन हो सकता है? क्या भुट्टो जैसे वज़ीर आज़म को पता नहीं था कि जब उसके ख़िलाफ़ PNA बनी और PNA बन के और उसके बाद जनाब जब वो चली, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ एक होते थे बाबा सोशलिज़म, शेख रशीद साहब वाइस चेयरमैन थे पार्टी के, वो लाहौर वाले, ये वाले शेख रशीद नहीं, ये मुजाहिद नहीं है, वो पीपल्स पार्टी वाले जो थे। तो वो उन्होंने मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू में ये कहा कि हम भुट्टो साहब ने 1 साल पहले इलेक्शन अनाउंस कर दिए, लेकिन आखिरी टाइम तक
जब पीएनए बन रहा था, उसका अमल आ रहा था तो पता चला, लेकिन उससे पहले पता ही नहीं चल पाया कि जी पीएनए सारे 9 सितारे जमा हो गए। और फिर कैसी तारीख चली, ऐसी तारीख चली कि एक भुट्टो का इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया। भुट्टो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडरों में शामिल थे और भुट्टो जो है वो मुल्क के मजबूत वज़ीर आज़म समझे जाते थे। तो ये कहना कि जी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत का कोई वो नहीं है, पाकिस्तान में सियासत डे टू डे है। हर इशू जो है वो एक आज इशू एक और आएगा, कल कोई और इशू आ जाएगा, परसों कोई और हो सकती है। तो वक्त के साथ साथ और हुकूमती और जनाब प्राइम मिनिस्टर के फैसलों के साथ साथ सूरत हाल जो है वो तब्दील हो सकती है। अगर अवाम के हक़ में बहुत अच्छे फैसले आ गए तो हो सकता है कि ये अगले इलेक्शन भी जीतें। और ऐसा भी है कि अगले 3 माह में कोई अच्छे फैसले ना हुए, कुछ ऐसे फैसले हो गए कि जो ठीक ना हुए, तो फिर उसके नताइज तो आएंगे। अच्छा, इस अगले 3 माह के हवाले से एक मुआशी सूरत हाल है, एक सियासी सूरत हाल है, इसके साथ साथ खुद पार्टी की तंजीम साजी का एक बड़ा मामला है। वज़ीर आज़म ज़ाहिर है बल्दियाती इंतखाबात KPK में मौलाना साहब के हाथ में चले गए और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस पर बड़े बरहम हैं, बड़े संजीदगी से वो देखना चाह रहे हैं। उन्होंने अनाउंस भी किया कि वो खुद देखेंगे। ज़ाहिर है अगले 3 माह में जब ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी पार्टी की निचली सतह पर तंजीम साजी करेंगे या टिकट्स का मामला आएगा, तो वो भी एक पहलू है कि उसमें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बहुत, एक तो वो तंजीम साजी है, टिकट का मामला है बल्दियाती, और फिर जब इलेक्शन करीब होते हैं ना, मतलब देखें अब टाइम बहुत कम रह गया है इनके पास, तो लोग निकल रहे हैं इलेक्शन के लिए, बात भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं, अपोजिशन भी मुतहरक है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो अपनी पार्टी के लोग होते हैं वो भी ये देख रहे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ इक़्तिदार की पॉलिटिक्स करते हैं, वो कभी अपोजिशन में नहीं रहे। और सच्ची बात है, किसी दिन आप प्रोग्राम रखें तो मैं आपको बताऊँगा कि वो ख़ानदान जो अंग्रेज़ों के साथ थे, कायद आज़म के साथ थे, खान लियाकत अली ख़ान के साथ थे, फिर जो आते रहे हुक्मरान उनके साथ थे, अयूब खान के साथ थे, भुट्टो साहब के साथ थे, आज भी उनके ख़ानदान के वही लोग, मतलब उनके बुज़ुर्ग उधर थे, आज उनके बच्चे जो हैं इधर हैं। तो कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो सिर्फ इक़्तिदार में रहते हैं। सही। तो वो फिर हवा चलती हुई देख लेते हैं, पहले ही महसूस कर लेते हैं, क्योंकि वो अंदर के बंदे होते हैं और फिर हर हुकूमत और जगह की जगह वो रहते हैं। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि वो जब चीज़ें देख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग फिर वहाँ से उड़ने की कोशिश भी करते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा, 3 महीने बताएंगे कि अब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अगले 3 महीनों में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से होने वाले फैसले और पॉलिसियों का ऐलान। ठीक है, वो क्या इक़दामात करते हैं, इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी इसको डिस्कस किया है और अपोजिशन पार्टीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने जिक्र किया आज वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी आज बात की है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए। और सजाद तरीन साहब, आपके इल्म में है कि उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि एडवाइज़री बोर्ड बना दिया गया है। एक तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, अब ये एडवाइज़री बोर्ड क्या करेगा, इसके क्या मामलात हैं, एक तो इस पे भी मैं चाहूँगा। और फिर साथ ही इसी का ज़िमनी सवाल मैं आपके सामने रख दूँ। वो ये कह रहे हैं कि जनाब शफाफ फंडिंग का निज़ाम अगर किसी जमात ने दिया है तो वो PTI है। इससे पहले तो शफाफ फंडिंग का निज़ाम ही एग्जिस्ट नहीं करता था। आप उल्टा हम पे शफाफ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग के हवाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये शफाफ फंडिंग है या नहीं है, इसका फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन में होगा, या वो जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ हो चुका है, कुछ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आएगा, उसमें पता चल जाएगा कि PTI का शफाफ है या किसी और का शफाफ है। एडवाइज़री बोर्ड की जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कि वो पार्टियाँ इसी तरह की चीज़ें बनाती रहती हैं कि अपने पार्टी के जो लोग हैं, जो ख़ास करके पार्टी का चेहरा है लोग, उनसे पूछा जाए कि क्या करना है। क्योंकि जब हुकूमत में कोई भी पार्टी आती है जी, उसको क्राइसिस फिर फेस करना पड़ता है। तो इस वक्त जो एक हुकूमत में है PTI और फिर उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी जी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकी, सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल ख़राब है, पहले ही ख़राब थी फिर और ख़राब हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब पार्टी के जो थिंक टैंक हैं वो बैठ के तो इस पर फैसला किया करेंगे कि अब क्या पॉलिसी अख्तियार करें, क्या लाएअमल अख्तियार किया जाए। तो ये अब उस तरफ चीज़ें जल जा रही हैं। ये लेट नहीं है बड़ा एडवाइजरी बोर्ड इनका बनाना कि अब ये बताएंगे कि अब आइंदा का क्या लाएअमल होगा, जब 3-3.5 साल पाकिस्तान में, मैंने अर्ज़ किया ना, पाकिस्तान में तमाम हुकूमती मामलात हों या पॉलिटिकल पार्टियों के मामलात हों, ये डे टू डे चलते हैं, डे टू डे ये चलते रहते हैं। तो इसी तरह वो जैसे जैसे क्राइसिस आते रहते हैं, जैसे बहरान आते रहते हैं,
जैसे जैसे मसाइल बढ़ते रहते हैं उनको हल करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें भी फिर सामने आ जाती हैं। अगर ये मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो ये चीज़ें पहले ही सेटल होती हैं, क्या लेकिन करना इससे है, डे किस टू तरह डे करना वाली है। पार्टियों से तो लोग पहले थक चुके थे ना, इसलिए उन्होंने पीटीआई को लेके आए। ये डे टू डे वाली इसको नहीं समझा जा रहा था, बल्कि ये खुद ऐलान करके कहते थे कि हमारे पास एक जामे लाए अमल और जामे प्लान मौजूद है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 126 दिन जो धरना दिया गया था डी चौक पे, उसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ऐसी ही बातें करते थे, लेकिन उसका अमल दरामद नहीं हो सका। उस पर जो अमल होना चाहिए था, जो उस पर एक काम परफॉर्मेंस होना आनी चाहिए चाहिए थी, जी। काम होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये वही पार्टियां जिन पे तनकीद करते थे और वो डे टू डे बिजनेस के लिए और डीलिंग्स के लिए जाहिर है फिर वक्ती तौर पर एडवाइजरी बोर्ड टाइप बनाते हैं, तो फिर ये उसी डगर पे ही चल रहे हैं ना, उसी लेवल देखें, पे आ गए। ये फिर खुद को आज क्यों मुनफरिद आज कह रहे हैं? पीटीआई को वही सूरत हाल दरपेश है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को थी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को थी। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वही सूरत हाल का सामना है। उसी तरह ही अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है, उसी तरह ही अपोजिशन वो बातें कर रही है। और आपको पता है अब तो मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब ने ये मुतालबा कर दिया है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रिज़ाइन करें, क्योंकि उनकी मौजूदगी में जो है वो सही ट्रायल नहीं हो सकेगा या शफाफ तहकीकात नहीं हो सकेंगी। वो उसी किस्म का माहौल बन रहा है जिस किस्म का नवाज शरीफ के लिए था। तो पाकिस्तान की सियासत एक बड़ी अजीब सी सियासत है। जी हाँ, ये चीज़ें दिन को कुछ होती हैं, रात को कुछ होती हैं और आने वाले हफ्तों में कुछ और होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मामलात समझते हैं। वो जो कह रहे हैं कि 3 माह अहम है, यकीनन उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी कि कुछ ना कुछ इल्म होगी उनकी कि क्या होने वाला है अगले 3 माह में, और फिर वो क्या करने वाले हैं वो भी उनको पता होगा। तो ये चीज़ें इसी तरह अब चलती रहेंगी और बयानात आते रहेंगे। मसाइल भी बढ़ते रहेंगे और ये भी होगा। अब ये भी टेस्ट है इनका कि बिल जो है कैसे पास से पर्दा बातचीत हो रही है बिल मंजूर कराने के लिए। अच्छा, अब देखिए उसका क्या होता है, बिल मंजूर होता है, नहीं होता, नहीं मंजूर होता तो फिर हुकूमत क्या करेगी, और अगर मंजूर होता है तो फिर उसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी क्योंकि महंगाई बहुत हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए इस वक्त जो अपोजिशन है उसने जो क्राइसिस देखना था वो देख लिया। वो सारे जेलों शेलों से भुगत आए, नैब और ये सारा कुछ कर रहा है। अब हुकूमत के लिए क्राइसिस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब उन क्राइसिस को, उस बहरान को हुकूमत ने कैसे कंट्रोल करना है, उसको रोकना कैसे है, या उसके लिए कोई मतलब एक मनसूबा साजी कैसे करनी है, ये अब हुकूमत का थिंक टैंक, हुकूमत का ये एडवाइजरी बोर्ड और ये जो सीनियर लीडर्स हैं पीटीआई के, उनका टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं दूसरी तरफ, एक तो ये अपनी पार्टी के हवाले से वो एडवाइजरी बोर्ड का बस उन्होंने बात की और चले गए। वो दूसरी पार्टी आपको पता है बिलावल साहब, मरियम साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर हम बात भी करेंगे अभी। वो किए तो आज फवाद चौधरी साहब ने उसका भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये दोनों पार्टियां जो है बच्चों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही हैं। वो उम्र में तो नहीं लेकिन सियासी शऊर के हवाले से बच्चे हैं। और पार्टी का नाम तब्दील करने का भी उन्होंने मशवरा दिया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारिया पार्टी नाम रख ले और जो नून लीग है वो शरीफिया पार्टी नाम रख ले। अच्छा, ये इस तरह की तनकीद तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप बैकग्राउंड देखें। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आंख खोली तो उसकी माँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रही थी। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका एक रोल था, दुनिया उसको जानती थी। और फिर उसकी वालदा प्राइम मिनिस्टर रही हैं 2 टाइम। ठीक है, उसका बाप जो है वो मुल्क का प्रेसिडेंट रहा है। वो सियासत को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। सही। फिर इसी तरह मरियम नवाज साहबा जो हैं वो जब मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ सियासत में आए तो मरियम ने छोटे उम्र से ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि किस तरह सियासत होती है। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीज़ों को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, हुकूमत को बहुत करीब से देखा है, हुकूमती अमूर को बहुत करीब से देखा है और सियासत को बहुत करीब से देखा है। तो ये कहना कि वो बच्चे हैं सियासत नहीं समझते, मेरे ख्याल में ये ऐसी बात है कि फवाद साहब के पास अब कोई जब उनकी बातों का जो मरियम साहबा ने कही हैं उनकी बातों का शायद जवाब नहीं था, तो उन्होंने ये कह दिया कि जी ये कर दें और शरीफिया पार्टी बना दें, जरदारिया पार्टी बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसका उन्होंने वो वीडियो वाला आपको पता है, वो टेलीफोन कॉल वाली एक वायरल हुई थी कॉल, ऑडियो लीक थी वो, तो उस पर आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मरियम साहबा ने माफ़ी मांगी है। हालांकि उन्होंने माफ़ी का नहीं, उन्होंने तो मुख्तलिफ बात की है कि नहीं, देखें मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये है कि मरियम साहबा ने जो क्वेश्चन किया फवाद साहब को उसका जवाब देना चाहिए था कि क्या ये हुकूमत ने कराई है, ये किसने कराई है। ठीक है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि ये किसी की आपके और मेरे दरमियान, 2 शहरियों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, उसको क्यों टेप किया जा रहा है, किसने की है। और जब बंदा गुस्से में होता है कोई आदमी, देखें बात ये है
जिन दानश्वरों के बारे में उन्होंने जिक्र किया, वो दानश्वर भी तो कोई मौका नहीं जाने देते ना, वो भी तो फिर शुरू होते हैं जब, और फिर नॉन स्टॉप शुरू होते रहते हैं। तो ये क्या आप मरियम साहबा या परवेज़ रशीद साहब उनको फूल पेश कर सकते, फूल पेश करते? ऐसा तो नहीं था। ठीक है। वो उन्होंने रिएक्शन, वो टीवी पे आके रिएक्शन करते हैं, वो अपने दरमियान गुफ्तगू कर में वो रिएक्शन कर रहे थे। तो अब ये कहना है कि जी वो माफ़ी मांगे, तो आज मरियम ने कहा ना जी कि पहले ये बताया जाए कि ये रिकॉर्ड किसने की है मेरी टेप। तो ये चीज़ें वो माफ़ी मांगी होगी। मैं समझता हूँ कि चीज़ें ऐसी बातों से उलझेंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत मरतबा मैंने अपने प्रोग्रामों में कहा है, आपके सामने ये कहा है कि गरीब आदमी का चूल्हा अगर जल रहा हो, गरीब आदमी को रोटी मिल रही हो, उसको दवाइयाँ मिल रही हों, उसके घर गैस हो, उसकी ज़िंदगी आसान हो, तो उसको कोई गर्ज नहीं, वो समझता है हर तरफ खुशहाली खुशहाली है। और अगर उसकी घर में ये चीज़ें नहीं हैं, वो बेरोज़गार है, महंगाई और तंग दस्ती का शिकार है, उसके लिए IMF जो मर्जियाँ कहती रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड वाले बाकी जो मर्जियाँ कहते रहें, मूडीज़ जो मर्जियाँ कहते रहें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी मुआशी हालत ख़राब होती है। तो हुकूमत जो है वो जिस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये टेपें, ये रिकॉर्डिंग ये आती जाएगी, चलती जाएगी। अब मेरे ख्याल अगले साल ये कोई अवामी मामला नहीं है। जो पिछला साल गुजरा है उसमें भी इसी किस्म की सियासत हुई है, आने वाले में भी शायद पता नहीं और किस किस टेप सामने आ जाएं। ये टेपें शेपें तो आती रहेंगी, लेकिन हुकूमत का जो करने का काम है वो ये काम है कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है। अवाम को अब रिलीफ की ज़रूरत है, अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है। के हवाले से पहले फवाद चौधरी साहब गुज़श्ता रोज़ भी ये बात कर चुके हैं। आपको पता है उन्होंने पूरी फहरिस्त गिनवाई है कि कौन सी चीज़ की कीमत कितनी कम हुई है। ये बाकायदा आपको पता है इदारा शुमारियात कुछ आदाद शुमार जारी करता है, हालांकि उसके आदाद शुमार तो बता रहे हैं हर दफ़ा जो है वो महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं या तो मुस्तहकम रहती हैं या कुछ अशिया मिनिमल सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कीमतों में कुछ कमी होती है। तो उन्होंने वो वाली लिस्ट जिस पे कुछ कमी हुई है तो वो पढ़ दी है, उन्होंने कहा महंगाई नहीं है। अच्छा देखें, ये जो चीज़ों में कमी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। देखिए चीज़ें अगर कम हुई हैं तो दूसरी तरफ तनख्वाहें नहीं बढ़ी, सरकारी मुलाजम परेशान हैं, दूसरे प्राइवेट जो मुलाजम हैं वो परेशान हैं। हुकूमत ने उनके लिए कुछ किया है, हुकूमत ने उनकी कुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए कुछ किया है। देखें बात यह कि जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप ख़रीदेंगे ना, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो चीज़ सस्ती भी हो जाए तो आप कैसे खरीदेंगे। और वो भी कुछ मिनिमल से उसके हुकूमत को आम आदमी, मजदूर आदमी, मेहनत कश आदमी, एक हारी, एक किसान, उसकी जो कुव्वत ख़रीद है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप यकीन माने वो कम हुई है, वो बहुत कम हुई है। वो भी फहरिस्त पढ़ देनी चाहिए थी ना। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, सच्ची बात है, मुझे तो इस बात पर बड़ा ख़तरा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारे सराइकी, पूरे सराइकी वसेब में, भावन नगर, कहीं मैं जहाँ देखता हूँ लोग खाद लेने की लाइन में लगे हुए हैं और खाद से गंदम हमने पैदा करनी है। ऐसा ना हो कि अगली दफ़ा हमारी जो गंदम के लिए हम लाइनों में लगे हुए हों, तो हुकूमत को इस पर भी सोचना चाहिए। सुना है कि वो मंगवा रहे हैं खाद बाहर से। जी, वो इंपोर्ट करने के हवाले से कुछ CEC में कल फैसले ECC में फैसले किए गए थे, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में, और लेकिन वो भी इंपोर्ट हो रही है ना अभी। वो पता नहीं अब क्या आगे सूरत हाल हो। हमने गंदम भी तो इंपोर्ट की है, हम गंदम पैदा करने वाला मुल्क हैं। इसके साथ साथ कुछ सियासी सूरत हाल भी है, उसका भी नाज़रीन आज जिक्र करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो भी मैदान में हैं, और क्या होने जा रहा है इस वक्त, सियासी हलचल क्यों है, गर्मा गर्मी क्यों है, इसका जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे सियासी माहौल इस वक्त खासा गर्म है और लाहौर में बड़ी गुफ्तगुएँ हो रही हैं। सातरी साहब, आपके इल्म में आज एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इजलास था, CEC की मीटिंग होती रही 2 दिन, और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज गुफ्तगू की है, लेकिन उसमें हम बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, उस पर उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन जो मेन बुनियादी बात है कि 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है पीपल्स पार्टी ने भी। मौलाना साहब के बाद एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान सामने आ गया। असल में आज मैं बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था टीवी पे, आप भी देख रहे थे। बिलावल भुट्टो का लहजा बता रहा था कि पीपल्स पार्टी कुछ करने जा रही है और वो समझ रही है कि उसके रास्ते जो हैं अब आगे रुकावट नहीं है। अच्छा, उनका लहजा ये बता रहा था, जिस अंदाज में उनके अल्फाज थे, जिस तरह उनका चेहरा था और बॉडी लैंग्वेज थी, उससे महसूस हो रहा था, हो सकता है मैंने गलत महसूस किया हो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे ये महसूस हो रहा था कि बिलावल भुट्टो की आज की गुफ्तगू, उनका अंदाज़ बयां ये बता रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो महसूस कर रही है कि उसके रास्ते आगे कस क्लियर हो रहे हैं
और वो आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कॉन्फिडेंट है पहले से कॉन्फिडेंट है। ठीक। और फिर जो उन्होंने मार्च का ऐलान किया, देखें आखिरी साल आपको पता है जी के शुरू हो जाते हैं, फिर मार्च भी, धरने भी, पॉलिटिकल, ये बुनियादी तौर पर ये एक इलेक्शन कैंपेन की तरफ जा रहे हैं लोग, ठीक है, इलेक्शन का माहौल बन रहा है। अब देखें उन्होंने 23 मार्च का अनाउंस किया हुआ है, इन्होंने 27 पहले कर दिया, तो इसका मतलब है ये तो मार्च में ही आ जाएंगे यहाँ। अगर कायदे मिज़ार कायद से शुरू होता है धरना तो 2-3 दिन लगेंगे इनको, ये यहाँ पहुँच जाएंगे। और जब यहाँ आएंगे तो फिर ज़ाहिर है मतभेड़ भी होगी, फिर और भी चीज़ें होंगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक चलाना भी जानती है। पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं उनको पता है कि पुलिस की लाठियों का कैसे मुकाबला करना है और फिर बाकी तशद्दुद कैसे बर्दाश्त करना है। ये वो पार्टी है जो कोड़े और फांसियाँ बर्दाश्त करके आई हुई है। तो अगर ये आएगी तो मतलब एक तो इसमें पीपल्स पार्टी को ये फ़ायदा होगा कि ये मुतहर्रक होगी, इसके कारकुन मुतहर्रक होंगे, और दूसरा ये अवाम को ये बताना चाहते हैं कि जी हम जो हैं आपके मसले और मसाइल हल कर सकते हैं। आज बहुत लंबी चौड़ी बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, ये इस गुफ्तगू से पहले ये वो आ रहे हैं और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, एक उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है। तो क्या पंजाब में भी बड़ी शख्सियात जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं? आज भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया बल्कि उनका हौसला बढ़ाने की भी कोशिश की है। देखें, ये मैंने आपको अभी ब्रेक से पहले बताया ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवा चलती देखते हैं और वो इक़्तिदार में ही रहना चाहते हैं। तो अब ज़ाहिर है जो पार्टी मुतहर्रक हो रही है लोग उसी की तरफ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जी कि जो मुस्लिम लीग नून में तो नहीं जा सकते, उनकी ज़ाती रंजिशें हैं, ज़ाती मसाइल हैं, ज़ाती, ये जो पीटीआई में लोग आए हुए हैं ये वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो गए हैं उसमें पीटीआई में, वो इसीलिए कोई नून में तो नहीं जा सकते थे, नून का मुकाबला करते एक तीसरा ऑप्शन उनके पास आया और वो पीटीआई में आ गए। वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो गए तो उनके पास ऑप्शन ये था। तो अब लोग जो हैं वो फिर नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। फिर आप देखें इस हुकूमत में क्या हुआ कि इस हुकूमत में जो लोग लाखों वोट लेके आए, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में लोग वोट लेके और जीत के आए, उनको तो साइड पे बिठा दिया गया और आधे से ज़्यादा ये गवर्नमेंट जो है अपने पूरे उस अरसे में ये टेक्नोक्रेट्स पर रही है जी। न वो जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हों, न वो दानिश हों, नदीम गौहर हों, जो जितने बाकी एडवाइज़र लगे रहे हैं, फैसल सुल्तान हों, हफीज़ शेख आए, शौकत तरीन साहब, तो ये टेक्नोक्रेट्स बहुत ज़्यादा इनके आए थे। और इनके जो वो लोग जो अवाम से जीत के आए हैं, अवाम से वोट लेके आए हैं, उन लोगों को इस हुकूमत में उस तरह अकोमोडेट नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था। सही। तो वो लोग फिर अपनी रंजिशें दिल में रखते हैं जी, जब इलेक्शन करीब होता है तो फिर वो फैसले करने में तो आज़ाद होते हैं, तो वो फिर इसी तरह के फ़ैसले जो हैं अभी छोटे लेवल पे हो रहे हैं, आने वाले 2-4-6 महीनों में आप देखिएगा कि बड़े लेवल पे भी होंगे। ये जो बात फवाद चौधरी साहब बार बार करते थे कि पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में बंदे नहीं मिल रहे टिकट के लिए, तो आज तो बड़ी तादाद थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनसे खिताब कर रहे थे, जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की। नहीं, देखें बात यह है कि ये तो अब वक्त बताएगा ना। पीपल्स पार्टी के साथ ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, उन्होंने जब एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो उनको महदूद कर दिया गया था 17 सीटों पर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी 17 सीटों पे आई थी, उनके बाकी हार गए थे पूरा पंजाब से। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की पहले भी इसी तरह दुनिया भर में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं वो इसी तरह उतार चढ़ाव आता है, क्राइसिस का शिकार रहती हैं। फिर जो हुकूमत से तकरीबन निकल के आई हुई हों उनके लिए तो ज़्यादा परेशानी, पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकल के आई हुई थी। तो क्या 2008 में जो इंतखाबात हुए पीपल्स पार्टी पंजाब से नहीं जीती? पीपल्स पार्टी तो इस पोजीशन में थी 2008 में पंजाब में कि अगर आसफ अली जरदारी साहब चाहते तो पंजाब में वो चौधरीज़ के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे, जैसे पीटीआई ने किया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हुकूमत हम नहीं बनाएंगे, वहाँ नून लीग हुकूमत बनाएगी। ठीक है, उनको पता था कि इन्होंने अगर हुकूमत ना बनाई तो हुकूमत बना के उनके पीछे लगे रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये फिर इनको मसरूफ़ किया जाए उधर पंजाब में। हाँ, तो ये बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। यही मियाँ नवाज शरीफ साहब थे कि इनका 2002 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब जो अब चले गए हैं पीटीआई में, ये लोगों में पिंडी में लोगों को पकड़ पकड़ कहते थे कि टिकट लो, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था। तो पार्टियों पे ये वक्त आता है। आज वही मुस्लिम लीग नून है
कि मतलब वो जिसको भी वोट दें वो यकीनी तौर पे वो विनिंग कैंडिडेट है, वो जीत जाएगा इलेक्शन में तो पंजाब में। बहुत ज्यादा उनकी तो सूरत ये है। इस तरह जो है ना पार्टियों पे लेकिन टाइम आप आता रहता क्या है। समझते हैं पंजाब एक, हमने पहले भी इस पे शो किया है कि ज़ाहिर है एक अखाड़ा बनने, आसिफ अली जरदारी साहब इस पे अनाउंस भी कर चुके हैं और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वहाँ मौजूदगी, तो ये इस वक्त क्या पंजाब पे ज़्यादा काम कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब सबसे बड़ा सियासी मैदान है। पंजाब की सीटें इतनी हैं कि अगर आप पंजाब जीत लें और बाकी सूबों से आपके पास सीटें ना भी हों तो आप हुकूमत बना लेते हैं छोटे मोटे इत्तेहादियों को साथ मिला के। तो पंजाब में ये पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी को ये पता है कि 40 से ऊपर सीटें वो लेके आती है सिंध से। अब उसने ये देखना है कि रहीम यार खान से आगे अटक तक जो है वो इस पूरे एरिए में वो कितनी सीटें निकाल सकती है। उन्होंने वो इस पर प्लान करके होमवर्क करके काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में आपको पता है कि वो मखदूम साहब हैं रहीम यार खान वाले, वो लगे हुए हैं। मखदूम अहमद महमूद, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये सारे मिल के लगे हुए हैं, लोगों को एडजस्टमेंट के बातचीत कर रहे हैं। अपर पंजाब में भी मेरे इल्म में है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के राब्ते में हैं, शायद वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हों। ये कहने निचले लेवल पे जो है वो सूरत हाल इनकी भी देखिए, हर इंतखाबात हैं, बलदियाती इंतखाबात भी हैं, हर हल्के में पीपल्स पार्टी के लोग तो मौजूद हैं। वो नाराज़ थे क्योंकि पिछली हुकूमत की तरफ से उनको उसी तरह मतलब उनके साथ बिहेवियर नहीं रखा गया। वज़रा जो थे वो कुछ ऐसे नए लोग आ गए थे कि उन्होंने मतलब कारकुनों को पहचाना ही नहीं है, तो इससे कुछ लोग नाराज़ थे, वो पीछे हट गए हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो भी ये कोशिश कर रहे हैं। और कल जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हुई थी उसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने ये उनको बताया कि भुट्टो साहब ने किस तरह मेहनत की थी, बीबी ने किस तरह मेहनत की थी। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को लाहौर में आई तो एक बहुत बड़ा तारीख़ी इस्तकबाल था और आप यकीन करें ऐसे लगता था कि पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ जमा हो गए हैं, इतने लोग थे वहाँ। तो ये उसके लिए पीपल्स पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को रातों रात जो है ये खड़ी हो जाएगी पंजाब में, उसके लिए बहुत तवील जो है मेहनत की ज़रूरत है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन फुटप्रिंट्स पर चलना होगा जिस पर उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनका आप हवाला दे रहे हैं, जो वो करते रहे, तो उस पर अगर वो चले तो फिर पीपल्स पार्टी को जो ज़मीनी इलेक्शन हुए ना 133 के लाहौर में 133 में, उसमें पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे असलम गिल साहब, उन्होंने जो वोट लिए उससे पीपल्स पार्टी को एक हौसला भी मिला है कि लोग इतने हैं जो हमें वोट दे रहे हैं। सही, तो जान पड़ी है। खानेवाल में भी उन्होंने बहुत वोट लिए हैं। तो इसी तरह दो ज़मीनी इलेक्शन ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में हौसला दिया है और उसकी लीडरशिप अब मुतहरक हो गई है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ मिलाया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ आज जो तनकीद की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौजूदा हुकूमत पे, ज़ाहिर है एक महंगाई की बात कर रहे हैं, PDM का अपना वर्जन था, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल मुआशी बहरान का जिक्र करती रही है, दहशतगर्दी का, मुआशी बहरान का, इस तरह के मसाइल का। अब ये लोकल बॉडीज़ उन्होंने कहा कि ये जो निज़ाम ऑर्डीनेंस है उस पर तनकीद कर रहे हैं कि पंजाब में वो ऑर्डीनेंस के ज़रिए नाफिज किया गया, तो उनको पंजाब को भी सिंध जैसा बल्दियाती निज़ाम लाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ ये बात कर रहे हैं, वहाँ सिंध में MQM हो या दीगर पार्टियाँ हो, जमात इस्लामी हो, वो उनके अपने इस बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अब मैं आज उनकी हाफिज़ नईम साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो स्कूलों की बात कर रहे थे कि जी जो स्कूल कॉरपोरेशन के पास थे वो वहाँ से निकाल के हुकूमत के मतहत किए जा रहे हैं। और यहाँ इस्लामाबाद में असातिज़ा इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि उनके वज़ारत तालीम से स्कूल निकाल के और वो कॉरपोरेशन के मतहत कर रहे हैं। तो हर सूबे में, हर जगह, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मिजाज है, अपना तरीक़ाकार है। और आज मरीम नवाज़ साहबा ने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा ने भी आज बहुत सख्त बातें की हैं और हुकूमत की जानिब से मरीम नवाज़ साहबा की बातों का जो जवाब आना चाहिए था वो नहीं आया। मैं समझता हूँ कि उनका जवाब आना चाहिए था। जो बिलावल साहब ने बातें की उनका भी हुकूमती तर्जमानों को जवाब देना चाहिए था। ये नहीं कहना चाहिए जी कि ये उम्र में छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी यही कहा जाता था, वो वज़ीर आज़म बन गई थी। ठीक है, तो ये आप उनकी बातों का जवाब दें। आप ये ना देखें कौन कह रहा है, आप ये देखें कि क्या कह रहा है। ये बड़ी अहम बात है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। पीर को हाजिर होंगे नए तबसरों तजियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।